हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चंस कुछ ऐसे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि मतलब हम लोग का थ्योरी का रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। तो अब ये सारे क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम नीट एग्जाम्स। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ए सेंटीग्रेड एंड ए फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर। ओके। अच्छा देखिए, टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस, अब मैंने जो क्वेश्चंस भी सिलेक्ट किए ना वो उस हिसाब से सिलेक्ट किए हैं कि मतलब इस जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो टॉपिक है, इसका हर एक मतलब सब टॉपिक कवर हो रहा है। ठीक है। तो चैप्टर जो स्टार्टिंग होता है वो अपना टेम्परेचर स्केल से ही होता है। ठीक है। सो हर तरह के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो नीट में भी अगर कोई भी वैरायटी आएगा तो आपके लिए वो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये सेंटीग्रेड एंड ए फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में डिप कर दिया है। ठीक है। The water temperature is lowered until the Fahrenheit temperature thermometer registers 140 degree Fahrenheit. What is the fall in temperature as registered by the centigrade thermometer? ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपका एक कंटेनर है और कंटेनर में आपका बॉइलिंग वाटर है। ठीक है। बॉइलिंग वाटर है और अब इसमें आपका एक दो थर्मोमीटर दे दिए, एक सेल्सियस वाला और एक फ़ारेनहाइट वाला। ठीक है। The water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer registered ये 140 डिग्री फ़ारेनहाइट रजिस्टर कर रहा है। ठीक है। मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर से इस टेम्परेचर में आया है। तो सेंटीग्रेड थर्मोमीटर में कितना चेंज होगा। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के तो बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है। जैसे आप जैसे आप पहले तो ये चीज़ देखो, जो भी तरीका है, आपको पहला चीज़ ये है कि आपको सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में आपको रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो फॉर्मूला है, ठीक है, चैप्टर के जितने फॉर्मूले हैं वो आपको अगर पता है ना, ठीक है, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ आपका 70 to 80% काम आपका हो गया। ठीक है। वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज केमिस्ट्री। ठीक है। फिजिक्स में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है। केमिस्ट्री में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ठीक है। उसमें तो और भी चिंता कम है। बट फिजिक्स में ही मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स में जो जो मतलब नीट के स्टूडेंट बोलते हैं कि फिजिक्स हमको डिफिकल्ट लगता है। ठीक है। वो वो डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको फिजिक्स वीक है ना, तो मैं बोल रहा हूँ चैप्टर के जितने फॉर्मूला है ना, और कुछ नहीं तो कम से कम रट्टा मार लो यार। रट्टा मार लो मतलब इन इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए यार फॉर्मूले में मतलब कौन सा चीज़ का क्या सिंबल है। जैसे अभी जैसे यहाँ पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है। इनके बीच में हमारा रिलेशन है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है। सी हो गया टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, एफ हो गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है। अब फ़ारेनहाइट स्केल में देखो, जो टेम्परेचर दिया हुआ है 140 डिग्री सेल्सियस, मतलब बाद में 140 जब हुआ है, तो जब 140 हुआ है तो सी का टेम्परेचर सी कितना होगा, C/5 इज इक्वल टू 140 माइनस 32/9। ठीक है। 140 माइनस 32 मतलब क्या है, 108। तो 108/9। ठीक है। तो 9 12 टाइम्स हो जाएगा। तो C/5 इज इक्वल टू 12, मतलब C इज इक्वल टू हो गया 60। ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग में तो बॉइलिंग था, बॉइलिंग वाटर था, तो मतलब सी जो था वो स्टार्टिंग में था 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और अभी हो गया वो 60 डिग्री सेल्सियस। माने व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर। तो फॉल इन टेम्परेचर क्या होगा, 100 से 60 मतलब कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि बॉइलिंग टेम्परेचर आपको बोला है। ठीक है। बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर आपका वाटर का हो गया, मतलब डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला रिलेशन जो है, ये वाला रिलेशन अगर हम लोग यूज करें तो 100/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है। सो दिस इज F520। ठीक है। सो 20 मतलब 180 इज इक्वल टू F-32, मतलब F इज इक्वल टू हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है। ठीक है। बॉइलिंग टेम्परेचर। अब हमारे पास जो ये रिलेशन था, यहाँ पे आपको चेंज इन टेम्परेचर अगर निकालना है
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा सी बाई 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई 9। ठीक है, सो डेल्टा सी चाहिए, सो डेल्टा सी इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स डेल्टा एफ। अब डेल्टा एफ देखो, डेल्टा एफ कहाँ 212 से आया 140, 212 से आया 140। ठीक है, 212 से 140 मतलब 70, ये डिफरेंस हो गया 72। तो डेल्टा एफ हो गया 72, मतलब एफ बाई 9 इंटू 72। सो 9 8 ज़ा 72, 5 8 ज़ा 40, मतलब डेल्टा सी हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट बेसिक चीज़ ये है, देखो अगर आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाक आप इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, जैसे ही पकड़ो नाक पकड़ना है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट टाइम में नाक पकड़ना है, वो भी एक बात है। ठीक है, टाइम भी सेव करना है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 998 kg meter cube and at 40 degree Celsius is 992 kg per meter cube. कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए एक चीज किया है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो मतलब टेम्परेचर के साथ कुछ अजीब तरह से वेरी करता है। कैसे वेरी करता है कि सपोज कर लो कि ये 0 है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी, ये डेंसिटी है साइड, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी है ना, ये मतलब आपका 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इंक्रीज होता है और फिर ये डिक्रीज होता है वाटर का। ठीक है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ठीक है, मतलब 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो यहाँ इस रेंज में डेंसिटी का रिलेशन होगा रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है विद टेम्परेचर। ठीक है, और इस रेंज में तो डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है विद टेम्परेचर, तो यहाँ पे रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। इस रेंज में 1 माइनस गामा डेल्टा टी हो, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब गामा पूछा है। ठीक है, गामा का वैल्यू कितना है, और ये आपका 20 डिग्री to 40 डिग्री है। 20 डिग्री to 40 डिग्री मतलब 4 डिग्री के बाद हो रहा है ये। तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो नॉट माइनस रो टी डिवाइड बाय रो नॉट डेल्टा टी, रो नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो रो नॉट मतलब इनिशियल डेंसिटी कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस में, 998 माइनस 992 डिवाइड बाय 998 इंटू डेल्टा टी मतलब 20 से 40 मतलब 20, 20 से 40 मतलब 20। ठीक है, अच्छा ये 998 माइनस 992 मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 6। अच्छा यहाँ पे ये 998 है ना, ये 1000 के आसपास, ये तो 1000 ही लिखते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 20। सो ये 20 का जीरो यहाँ पे एक ले आए। ठीक है, इसको 2 कर दिया, ये 3 हो गया। ठीक है, 3 और ये 10 पावर 4 मतलब 3 इंटू 10 पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग 998 को 998 ही लिखते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब हमको उतना, मैंने क्यों अप्रॉक्सीमेट किया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, देखो यार, ऑप्शन यहाँ पे बहुत बहुत डिफरेंस है ऑप्शन के बीच में। ऑप्शन पास पास नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2. R1 is 1.5 times R2 through 1 Kelvin are in the ratio. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये कौन सा रिलेशन बात कर रहे हैं, क्यू क्वांटिटी ऑफ क्यू हीट रिक्वायर्ड, क्यू इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी।
ठीक है। अब यार दो रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फेयर्स, तो दोनों कॉपर स्फेयर ही है, दोनों सेम मटेरियल है, तो मतलब एस तो सेम होगा, ठीक है। और थ्रू 1 केल्विन मोल टेम्परेचर चेंज भी सेम हो रहा है, तो ये भी सेम है, ठीक है। मतलब एस और डेल्टा टी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब जो क्यू है वो प्रोपोर्शनल टू एम होगा, मास होगा। व्हाट इज एम? एम इज द मास, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब दोनों कॉपर ही हैं, तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा, सेम ही होगा ना, है ना, डेंसिटी भी सेम हो गया। तो इसका मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू, स्फेरिकल है 4/3 पायर क्यूब, तो 4/3 लिखने का जरूरत नहीं है, R1 क्यूब बाई R2 क्यूब, ठीक है। अब R1 जो है वो 1.5 टाइम्स R2 है, ठीक है। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, है ना, सो 3/2 R2 क्यूब बाई R2 क्यूब, ठीक है। तो R2 क्यूब तो कैंसिल हो गया, तो 3 3 9, 27 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड steel rods are alpha 1 and alpha 2. Lengths of brass and steel rods are L1 and L2. If L2 minus L1 is maintained same at all temperatures, which of the following relations holds good? ठीक है, ये चीज़ यार बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारी किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये नीट में भी मतलब रिपीट हो चुका है, बट ये किताबों में भी, काफ़ी किताबों में ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर ये है, बट देखिए कैसे है ये आंसर, मतलब यहाँ पे एक हो गया, एक रॉड ये है, ठीक है, दूसरा रॉड ये है, ठीक है। इसका लेंथ हो गया L1 या L2 ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा है तो L2 ले लेते हैं, और इधर हो गया आपका L1, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा 1 है और यहाँ पे ये अल्फा 2 है, ठीक है। तो अब L1 डैश क्या हो जाएगा, L1 डैश इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है। और L2 डैश मतलब टेम्परेचर चेंज करने के बाद जो लेंथ हुआ L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग L2 डैश माइनस L1 डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L2 माइनस L1 प्लस L1 अल्फा 1, सॉरी L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है। तो अभी अगर ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होना है, लेंथ को सेम रखना है, लेंथ इज मेंटेन सेम बोला है ना, तो लेंथ सेम कब होगा, जब ये क्वांटिटी जीरो का, तो ये क्वांटिटी जीरो होने के लिए ये क्वांटिटी जीरो होना चाहिए, है ना। ये क्वांटिटी जीरो होना मतलब क्या है, L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 अल्फा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम हाइट h, ठीक है, h हाइट से गिर रहा है, सो दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली, पूरा मेल्ट, ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय द आइस and all energy of the ice gets converted into heat during its fall. वैल्यू ऑफ एच, हाइट निकालना, लेटेंट हीट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे एच हाइट से अगर गिर रहा है तो उसका जो एनर्जी लूज किया है वो mgh, ठीक है। बट इसका 1/4 एनर्जी ही आइस को मेल्ट करने के लिए जा रहा है, तो आइस को मेल्ट करने के लिए कौन सा हीट चाहिए, m इंटू एल, ठीक है। हमको एच पूछा है, तो यहाँ पे m तो उड़ा दो, तो एच क्या हो जाएगा, 4L टाइम जी, ठीक है। सो 4L, एल कितना दिया हुआ है, 3.4 इंटू 10 पावर 5, और जी मतलब 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एच इक्वल टू आता है 13.6 इंटू 10 पावर 4 मीटर, मतलब एच इज इक्वल टू 136 किलोमीटर, 136 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बट बेसिक चीज़ है क्वेश्चन समझना कि हमको ये चीज़ रिलेशन चाहिए,
ठीक है। ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय आइस, ठीक है, और उसके वजह से आइस मेल्ट हुआ है, पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम हाइट h सो दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली, ठीक है। तो 1/4 मतलब mg जो टोटल एनर्जी जो था mgh, उसका 1/4 ही मतलब आइस को मेल्ट कराने के लिए काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, steam at 100 degree Celsius is passed into 20 gram of water at 10 degree Celsius. When water acquires a temperature of 80 degree Celsius, the mass of water present will be, तो कितना स्टीम मतलब कन्वर्ट हुआ है, उसी ने तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो सपोज m ग्राम स्टीम कन्वर्ट हुआ है वाटर में, तो यहाँ पे m इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 540 दिया हुआ है, तो m इंटू 540 स्टीम कन्वर्ट हो गया वाटर में, और फिर वाटर कन्वर्ट हो गया, वाटर से वो 100 डिग्री सेल्सियस से फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ 80 डिग्री सेल्सियस ना, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब देखो स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हुआ, और फिर वाटर से वाटर, मतलब स्टीम से वाटर कन्वर्ट हुआ एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस से आया 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। सो m स्पेसिफिक ऑफ वाटर 1 × 20, ठीक है। अब ये हीट किसने लिया है, वाटर ने लिया है, ठीक है। 20 ग्राम वाटर ने लिया है, तो उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गया 10 से, उसका टेम्परेचर 10 से 80 गया, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ है। सो 20 × 1 × 70, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द हीट लॉस बाय स्टीम एंड दिस इज द हीट गेन बाय वाटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया m × 560 इज इक्वल टू 7 to the 14 ठीक है। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 2.5 ग्राम। तो मतलब इतना स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ, और वाटर पहले से कितना था 20 ग्राम था, सो 20 प्लस 2.5 मतलब 22.5 ग्राम वाटर हो गया, ठीक है। 22.5 ग्राम वाटर हो गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, liquid oxygen at 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin. 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin at constant pressure of 1 atmosphere. The rate of heating is constant. Which one of the following graphs represent variation of temperature with time? ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, देखो क्योंकि ये ग्राफ दिखा रहा है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये नॉन लीनियर बिहेवियर तो पॉसिबल है ही नहीं, ये भी नॉन लीनियर बिहेवियर है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हीट देते हैं तो लीनियरली टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे लीनियर हो रहा है, फिर यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है नहीं, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड ऑक्सीजन, मतलब ये लिक्विड ऑक्सीजन है, फिर वो गैस स्टेट में आया, गैस स्टेट में उसने स्टेट चेंज किया, और फिर वो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर वो लिक्विड ऑक्सीजन गैस मतलब आपका गैस स्टेट में जा रहा है, ठीक है, और फिर उसका टेम्परेचर गैस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ स्टेट चेंज होगा तब तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब ये कौन से ग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ग्राफ ए में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नॉन लीनियर बिहेवियर कभी भी हीट और टेम्परेचर के बीच में है ही नहीं, तो ये दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्सड विथ, काफी गर्मी, हीट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, गर्मी भी काफी है। If 1 gram of steam is mixed with 1 gram of ice, then resultant temperature of the mixture is, resultant temperature कितना होगा, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ स्टीम मतलब आपका स्टीम का लेटेंट हीट 540 होता है, तो 1 × 540, ठीक है। तो 1 × 540 मतलब आपका जो देखो, ये स्टीम को, स्टीम अगर वाटर में कन्वर्ट होता है तो ये 540 कैलोरी हीट लूज करेगा, ठीक है। अब जो आइस है, ठीक है, बट अभी टेम्परेचर क्या है, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, आइस हमारे पास कितना है, आइस हमारे पास 1 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये अगर 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो हीट कितना चाहिए 1 × 80 मतलब 80 कैलोरी,
ठीक है। और 0 से अगर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइनल टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग मान रहे हैं कि इस टेम्परेचर में रुका है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए कितना हीट चाहिए? 1 × 1 × 100, मतलब ये 100 कैलोरी, मतलब टोटल जो हमको 100 कैलोरी अगर हीट मिले, तो वॉट जो आइस है वो पूरा मेल्ट होकर 100 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा। ठीक है। बट अब देखो स्टीम जो है, स्टीम में तो हमको 540 कैलोरी हीट मिल रहा है। ठीक है। इसका मतलब पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट होने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टीम से अगर हमको सिर्फ 180 कैलोरी हीट अगर मिल जाए, तो जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में चला ही जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब जो आइस और स्टीम को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, 1 ग्राम स्टीम को हम 1 ग्राम आइस के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मतलब सिचुएशन कैसा हो जाएगा कि आपका जो स्टीम है वो, कुछ स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, और जो आइस था 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस में, वो भी वाटर में हो गया 1 डिग्री, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखिए ये मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब जैसे कुछ चीज़ों को हम लोग मिक्स करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा चीज़ स्टेट, मतलब जैसे पूरा आइस कभी कभी मेल्ट नहीं हो पाता है, कभी कभी पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो ये वो सिचुएशन है। ठीक है। क्योंकि आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के लिए उसको सिर्फ 100 कैलोरी हीट चाहिए, 180 कैलोरी हीट चाहिए। स्टीम के पास 540 कैलोरी हीट है। ठीक है। तो इसका मतलब पूरा स्टीम कन्वर्ट वाटर में कन्वर्ट होने का उसको जरूरत नहीं है। ठीक है। सो फाइनल टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। The two ends of a metal rod are maintained at temperature 100 degrees Celsius and 110 degrees Celsius. The rate of heat flow is in the rod is found to be 4 joule per second. If the ends are maintained at temperature 200 degrees Celsius and 210 degrees Celsius, the rate of flow of heat, देखो जो rate of flow of heat है ना dq by dt, वो है आपका k a T1 माइनस T2, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। अब देखो यहाँ पे के ए एल में तो कुछ चेंज नहीं कर रहे। ठीक है। T1 - T2 भी दोनों केस में सेम है। पहले केस में T1 - T2 10 डिग्री सेल्सियस, सेकंड केस में T1 - T2 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये भी सेम नहीं, ये भी सेम ही है। तो पूरा क्वांटिटी ही सेम है। तो पूरा क्वांटिटी सेम होगा तो dq बाई dt भी सेम ही होगा, dq बाई dt भी सेम ही होगा। तो dq बाई dt 4 जूल पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेकंड केस में भी 4 जूल पर सेकंड ही होगा। ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। 4 जूल पर सेकंड आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the radius of star is r and it acts as a black body, what would be the temperature of the star in which the rate of energy production is q? ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे तो जो स्टीफन्स लॉ है, यहाँ पे सिग्मा स्टैंड्स फॉर स्टीफन कांस्टेंट, तो मतलब याद दिलाने के लिए बोल रहे हैं कि आपको स्टीफन्स लॉ के बारे में सोचना है। तो स्टीफन्स लॉ क्या था? रेट ऑफ हीट इज इक्वल टू सिग्मा ए टी पावर 4। ठीक है। हमको टेम्परेचर के बारे में पूछ रहे हैं, तो टेम्परेचर हो जाएगा क्यू बाई सिग्मा ए 1/4। ठीक है। और ए क्या है? ए 4 पाई आर स्क्वायर, ए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन लग रहा है हमको? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मुला क्वेश्चन, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मुला क्वेश्चन ही है। ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है? द टू एंड्स ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो ये रॉड हो गया। ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है। ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2। तो रेट ऑफ हीट फ्लो बोल रहा है, तो dq बाई dt क्या होता है? dq बाई dt इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एल। कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ रहा है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A metallic cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoirs of heat at its two ends conducts an amount of heat q in time t. ठीक है। The metallic rod is melted and the material is formed into a rod of half the radius of the original rod. What is the amount of heat conducted by the new rod? ठीक है। अब देखो जो Q है रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब dq बाई dt, ये रेट ऑफ हीट फ्लो है, बट dq बाई dt को अगर मैं Q लिख रहा हूँ,
हीट क्यू इन टाइम टी बोला है ना, तो डी क्यू बाई डी टी को क्यू लिख रहा हूँ, मतलब क्यू रेट ऑफ हीट फ्लो है, या क्यू बाई टी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो क्यू बाई टी लेते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी क्या है, के ए डेल्टा टी बाई एल, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा टी और के ये तो कांस्टेंट है, मतलब जो क्यू बाई टी है वो प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल, प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं कि मेल्ट करके उन्होंने रॉड जो लिया है उसको हाफ द रेडियस कर दिया है, ठीक है, बट वॉल्यूम तो सेम रहेगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ए वन एल वन और फाइनल वॉल्यूम हो गया ए टू एल टू, ए टू एल टू, ठीक है। सो ए वन एल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से हम लोग एल टू का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, एल टू इज इक्वल टू ए वन एल वन बाई ए टू। सो ए वन क्या हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर बाई पाई आर वन स्क्वायर, ठीक है। और ए टू क्या है, रॉड को हाफ रेडियस कर रहे हैं, मतलब पाई आर वन स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, मतलब आर टू होना चाहिए था, आर टू जो है वो आर वन बाई टू है, ठीक है। तो इसका मतलब सब चीज़ें तो कैंसिल हो गई, एल टू इज इक्वल टू फोर एल वन हो गया, एल टू इज इक्वल टू फोर एल वन, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द न्यू रॉड पूछा है, ठीक है। अब देखो जो क्यू बाई टी है वो प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल, ए बाई एल, ठीक है। अब ए क्या है, मतलब ए है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर टू स्क्वायर, और यहाँ पे एल टू है, ठीक है। आर टू क्या है, जो आर टू है वो आर वन बाई टू है, ठीक है, मतलब पाई आर वन स्क्वायर बाई फोर, पाई आर वन स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। तो या फिर देखिए यहाँ तो इतना सब कुछ आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका लेंथ हो गया वो आपका फोर टाइम्स, मतलब अगर रेडियस को आप चेंज कर रहे हैं ना, रेडियस को आप हाफ कर रहे हैं, आर टू को अगर हाफ कर रहे हैं तो लेंथ हो रहा है वो फोर टाइम्स हो रहा है, ठीक है, लेंथ फोर टाइम्स हो रहा है। क्यू बाई टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, ठीक है। तो लेंथ अगर फोर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा, क्यू आपका यहाँ पे देखिए क्यू बाई टी एरिया हो गया आपका, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में क्यू बाई टी इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर बाई एल वन, ठीक है। सेकेंड केस में क्यू बाई टी क्यू बाई टी क्यू बाई टी इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर बाई एल टू, ठीक है। अब आर टू क्या है, आर टू है आपका आर वन बाई टू, ठीक है, आर टू है आपका आर वन बाई टू, सो दिस इज पाई आर वन स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। और आपका एल टू क्या हो गया, फोर एल वन, फोर एल वन, ठीक है, फोर एल वन। बट ये जो आपका पाई आर वन स्क्वायर बाई एल वन है, ये क्वांटिटी क्या है आपका, ये क्वांटिटी आपका क्यू है जो स्टार्टिंग में हीट था, ठीक है। और फोर बाई फोर इंटू फोर सिक्सटीन हो गया, तो मतलब क्यू बाई सिक्सटीन, क्यू बाई सिक्सटीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A black body at 1227 degrees Celsius emits radiation with maximum intensity at wavelength 5000 angstrom. If the temperature of the body is increased by 1000 degrees Celsius, the maximum intensity will be. अब वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में कौन सा रिलेशन था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट केस अब खाली यहाँ पे लिखा जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए, तो 1227 इनिशियल टेम्परेचर, तो 1227 प्लस 273, ये हो गया आपका टेम्परेचर, वेव दिया हुआ है 5000, ठीक है। फिर इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1000, मतलब 2227 प्लस 273,
और यहाँ पे वेवलेंथ ये पूछा है हमको, ठीक है। तो ये आप सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया आपका 1500, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1500 इंटू 5000 डिवाइड बाई 2500। सो 2500 मतलब ये 2 टाइम्स हो गया, तो मतलब 3000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग द सन to have a spherical outer surface of radius r radiating like a black body at temperature T degree Celsius. The power received by unit surface at distance r from the center of the sun. ठीक है, तो देखिए जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी पावर 4, सो दैट इज सिग्मा ए मतलब सन का रेडियस स्मॉल आर दिया 4 पाई r स्क्वायर टी पावर 4। अब टी दिया डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो टी प्लस 273 होल पावर 4, ठीक है। अब ये एनर्जी रेडिएट हो रहा है, बट रिसीव कैसे होगा? जब सन से सन ऑफ रेडियस आ रहा है तो यहाँ से रेडिएशन एनर्जी आ रहा है, ठीक है। सब तरफ इक्वल एनर्जी गया है, तो यहाँ जो मतलब पावर रिसीव बाय यूनिट सरफेस, अब जो सरफेस है उसका रेडियस कितना है? आर है, ठीक है। तो वो जो क्रॉस सेक्शन जो है, जो एरिया रिसीव करेगा वो तो 4, मतलब कितना क्रॉस सेक्शन एरिया रिसीव करेगा? पाई r स्क्वायर, मतलब पूरा सरफेस थोड़ा ना करेगा, पाई r स्क्वायर। मतलब जो जो एरिया रिसीव करेगा वो तो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही रिसीव करेगा ना, है कि नहीं? तो वो जो एरिया होगा वो पाई r स्क्वायर होगा, मतलब जो रेडियस है वो तो आर है, ठीक है, पाई r स्क्वायर। तो ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर। सो आपका यहाँ पे दिस इज अच्छा, यहाँ से जो रेडिएट होगा, सॉरी, जो एनर्जी रेडिएट होगा वो भी तो क्रॉस सेक्शन से ही जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पाई r स्क्वायर ही होगा, सो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। सिग्मा r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, सिग्मा r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्योंकि देखो यहाँ पे जो सन है वो जो रेडिएट कर रहा है वो भी आपका क्रॉस सेक्शन से ही रेडिएट कर रहा है, और यहाँ जो बॉडी है वो रिसीव कर रहा है वो भी क्रॉस सेक्शन में रिसीव कर रहा है, ठीक है। मतलब रेडिएशन तो हर जगह पे आ रहा है, मगर हम जो इस क्रॉस सेक्शन से जो निकल रहा है, जो इसकी तरफ आ रहा है, वही हमको चाहिए ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन था ये, ठीक है। A cylindrical rod having temperature T1 and T2 at its end. The rate of flow of heat is Q1 calorie per second. If all the linear dimensions are doubled, keeping the temperature constant, then rate of flow of heat. अब देखो Q rate of flow है, this is equal to Ka T1 minus T2 डिवाइड बाई L। अब डायमेंशन से अगर डबल हो रहे हैं तो मतलब ये एरिया क्या था? एरिया तो पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डायमेंशन डबल हो रहा है, मतलब जो रेडियस हो रहा है आर से ट्वाइस आर हो रहा है, और लेंथ जो हो रहा है वो एल से ट्वाइस एल हो रहा है। तो आर से ट्वाइस आर होगा तो एरिया जो होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और नीचे आपका लेंथ डबल हो जाएगा तो मतलब 2 एक आएगा, तो ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब हीट जो होगा वो 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बॉडी cools from temperature 3T to 2T in 10 minutes. The room temperature is T. Assume that Newton's law of cooling is applicable. The temperature of the body at the end of the next 10 minutes will be, ठीक है। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमारा हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू K कूलिंग कांस्टेंट T1 प्लस T2
बाई टू, मतलब ये एवरेज टेम्परेचर, टी फाइनल, ये टी टू माइनस टी वन मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, वही चीज़ है ये चीज़। और माइनस टी नॉट हो गया टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 3T से 2T आ रहा है, तो 3T माइनस 2T 10 मिनट्स में आ रहा है, तो डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू के 3T प्लस 2T बाई 2 रूम टेम्परेचर T है, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा के का वैल्यू आता है, ठीक है। के, ये करके देखना आप लोग, ये के 1/15 आता है, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, द टेम्परेचर द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स, तो अभी 3T से 2T तो आ गया, 2T से कहाँ जा रहा है, 2T से TX जा रहा है, TX निकालना है हमको नेक्स्ट 10 मिनट्स में 10, सो इज इक्वल टू के टाइम्स 2T प्लस TX डिवाइड बाई 2 माइनस रूम टेम्परेचर T, ठीक है। के का वैल्यू ऑलरेडी 1/15 हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो TX का वैल्यू आता है 3T/2, 3D/2, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस पार्ट में आपका लास्ट टॉपिक था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा भी तो गारंटी ले लो इसी फॉर्मूला पे आएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आया इसी फॉर्मूला पे आया है, खाली इस फॉर्मूला का प्रैक्टिस आप लोग को थोड़ा कर लेना है, ठीक है।